हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू उत्तम शिक्षालय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ स्पेशल पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को। डायरेक्ट हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के डेफिनेशन पे मूव करें उससे पहले हमें कुछ चीज़ें समझ लेनी चाहिए। जैसे कि जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बना था तो उसमें सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड प्रोविजंस भी थे और पार्टनरशिप से रिलेटेड भी प्रोविजंस थे। तो क्या हुआ, 1930 में सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड प्रोविजंस को रिपील कर दिया गया और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 अलग से बना दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, 1932 में पार्टनरशिप से रिलेटेड भी जो प्रोविजंस थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से वो भी रिपील कर दिए गए और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बना दिया गया। उसके बाद अब हमारे पास जो बचता है वो क्या बचता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर हम डिवाइड करना चाहें तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कौन सा पार्ट है, एक तो हम देखेंगे कि जनरल प्रिंसिपल्स दिए गए हैं और दूसरे पार्ट में कुछ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, स्पेसिफिक या फिर कह लीजिए स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं। जनरल प्रिंसिपल्स में हम क्या देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हमें बताई जाती है। हमें बताया जाता है कि ऑफर क्या होता है, हमें बताया जाता है कि एक्सेप्टेंस क्या होता है, हमें बताया जाता है कि कंसिडरेशन क्या होता है, हमें बताया जाता है कि लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमें बताया जाता है कि माइनर्स पोजीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कौन पर्सन मेजर होगा, कौन माइनर्स होगा, ये सब हमें इस पार्ट में बताए जाते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन सब के बारे में हमें जनरल प्रिंसिपल्स के बारे बताते हैं और ये कहाँ दिए गए हैं, सेक्शन 1 से लेके 75 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर करता है। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स में आ जाएं तो हमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज देखने को मिलेगा और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो ये जो 5 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर कह लीजिए स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो इस वीडियो सीरीज में हम इन 5 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें आज के इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कुछ लैंडमार्क केसेस को डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चलिए शुरू करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की डेफिनेशन से। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है, सेक्शन 124 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का डेफिनेशन, डायरेक्ट हम डेफिनेशन समझें उससे पहले एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि ये पर्सन ए हैं, इनके पास एक बाइक है। क्या है, एक बाइक है। अब बाइक है, ये एक जाते हैं सपोज एक XYZ इंश्योरेंस कंपनी में और वहाँ से ये एक इंश्योरेंस परचेज कर लेते हैं। उसके बदले में ये क्या करते हैं, मंथली उस कंपनी को पैसे पे करते हैं। इन्होंने बाइक का इंश्योरेंस करा लिया। हुआ क्या, कुछ टाइम के बाद ये बाइक चोरी हो गई और उसके बाद इन्होंने क्या किया, XYZ कंपनी के पास गए और बोलते हैं कि मेरा लॉस हो गया है, मुझे जो इंश्योरेंस हमने किया था उसके पैसे चाहिए। अब थोड़ा इसको ऑब्जर्व करेंगे, इंश्योरेंस कंपनियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, जो भी उनके पास जाता है इंश्योरेंस कराने के लिए उन्हें क्या करती हैं, अश्योर करती हैं। किस बात के लिए, कि अगर आपको फ्यूचर में कभी भी लॉस हुआ तो उस लॉस की भरपाई कौन करेगा, हम करेंगे। तो यहाँ पे लॉस की भरपाई कौन कर रहा है, जो XYZ इंश्योरेंस कंपनी है। तो जो लॉस की भरपाई करता है उसे हम क्या कहते हैं, इंडेमनीफायर। हो सकता है आपको थोड़ा ऊपर से जा रहा होगा लेकिन समझते रहिए। आगे कुछ केस लॉस डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी। अब जो लॉस की भरपाई के लिए प्रॉमिस कर रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, इंडेमनीफायर। और जिसको इंडेमनिटी मिल रही है, जिसको लॉस के अगेंस्ट सिक्योरिटी मिल रही है उसे हम क्या कहते हैं, इंडेमनिटी होल्डर। राइट।
तो इंडेमनिटी होल्डर कौन है यहाँ पे? मिस्टर ए हैं, जिनकी बाइक खोई थी, और XYZ जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या है? इंडेमनीफायर है। अब यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी है वो ए को क्या कह रही है? एक टाइप का प्रॉमिस कर रही है कि अगर फ्यूचर में आपका कभी भी लॉस हुआ है या बाइक का कुछ एक्सीडेंट होता है, बाइक में कुछ लॉस होता है, तो उसकी जो भरपाई है, उस लॉस के अगेंस्ट सिक्योरिटी कौन दे रहा है? वो इंश्योरेंस कंपनी दे रही है। तो वो एक टाइप का क्या कर रही है? प्रॉमिस कर रही है कि अगर आपका कुछ लॉस हुआ तो उसकी भरपाई कौन करेंगे? वो इंश्योरेंस कंपनी करेगी। इंडेमनीफायर जो है उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉमिजर भी कहते हैं, क्योंकि वो प्रॉमिस कर रही है तो उसे हम प्रॉमिजर भी कहते हैं। अब अगर ये प्रॉमिजर है तो इंडेमनिटी होल्डर कौन हो गया? प्रॉमिजी हो गया, राइट? ये प्रॉमिजी हो गया। ये आपको पूरा समझ में आया होगा। तो आपके अंदर एक क्वेश्चन आ रहा हो, क्या भैया जितने भी इंश्योरेंस होते हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होते हैं क्या? नहीं। जो लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंडर नहीं आते हैं, क्योंकि जो लाइफ होती है उसका जो लॉस होता है उसकी भरपाई शायद ही की जा सके। तो जो लाइफ इंश्योरेंस होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंडर नहीं आते हैं। ठीक है, अब डिफिनेशन पढ़ते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person। देखिए, हमें ये पता है इंडेमनीफाई करने का मतलब क्या होता है? लॉस की भरपाई करना या सिक्योरिटी फ्रॉम द लॉस। ठीक है, अब इंडेमनीफाई का मतलब हम समझ गए। अब ये कर कौन सकता है लॉस? या तो जो प्रॉमिजर है वो हिमसेल्फ लॉस कर सकता है, या फिर कोई एनी अदर पर्सन कर सकता है। तो जो इंडियन लॉ है वो दोनों को कवर करता है कि अगर प्रॉमिजर हिमसेल्फ कोई लॉस करता है तो भी इंडेमनीफायर या प्रॉमिजर इंडेमनीफाई करने के लिए लाइबल होगा, या कोई एनी अदर पर्सन आके कोई लॉस करता है तब भी वो इंडेमनीफाई करने के लिए लाइबल होगा। ये जो इलस्ट्रेशन है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। या थोड़ा इसको अगर इस इलस्ट्रेशन को एलेबरेट करें तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए पर्सन ए है, इनकी ये कोई प्रॉपर्टी है और उसको क्या करता है मिस्टर सी, इसको रॉन्गफुली क्या कर लेते हैं? डिटेन कर लेते हैं। अब इनके पास कोर्ट में केस फाइल करने के लिए पैसे नहीं है, तो इनका एक दोस्त है, फ्रेंड है, मिस्टर बी, वो कहता है आई विल पे ऑल एक्सपेंसेस। अगर आप कोर्ट में सी के अगेंस्ट कोई केस फाइल करेंगे तो उससे जो कोर्ट प्रोसीडिंग होगी उसके जितने एक्सपेंसेस होंगे मैं पे करने के लिए तैयार हूँ। मतलब यहाँ पे लॉस के अगेंस्ट सिक्योरिटी कौन दे रहा है? लॉस की भरपाई अगर होगा तो कौन कर रहा है? इंडेमनीफायर कौन है? मिस्टर बी इंडेमनीफायर हैं, और इंडेमनिटी होल्डर कौन है? मिस्टर ए इंडेमनिटी होल्डर है, राइट? तो इंडेमनीफायर कौन होता है? द पर्सन हु गिव्स द इंडेमनिटी। एंड इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर कौन होता है? द पर्सन फ्रॉम हुज प्रोटेक्शन इट इज गिवन। जिसको प्रोटेक्शन दी जाती है लॉस के अगेंस्ट, वो कौन होता है? इंडेमनीफाइड होता है, इंडेमनिटी होल्डर होता है। और जो देता है वो कौन होता है? इंडेमनीफायर या प्रोमिजर होता है। तो आई होप आपको ये एग्जांपल्स याद हो गए होंगे या समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आते हैं राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। उसके बाद हम केस लॉस डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लैंडमार्क हैं। राइट्स की बात करें तो इंडेमनिटी होल्डर के पास इंडेमनीफायर के अगेंस्ट टोटल 3 जो मेजर राइट्स होते हैं वो होते हैं। पहला, जो इंडेमनिटी होल्डर है वो क्या कर सकता है कि जो इंडेमनीफायर है उससे सभी प्रकार के ऑल डैमेजेस ले सकता है। डैमेजेस मतलब जैसे उसने किसी के ऊपर केस फाइल किया तो उस केस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो इन तीनों में कवर होंगे। और पहला होगा डैमेजेस मतलब कि अगर केस में किसी को उसको जो इंडेमनिटी होल्डर है अगर कंपनसेशन पे करना पड़ा या डैमेजेस पे करने पड़े तो वो कौन पे करेगा?
वो जो इंडेमनीफायर है उससे लेकर इंडेमनिटी होल्डर पे करेगा। तो ऑल टाइप के जो डैमेजेस हैं, सभी डैमेजेस हैं, वो कौन पे करेगा? इंडेमनिटी होल्डर इंडेमनीफायर से लेके पे करेगा। ठीक है, तो ऑल डैमेजेस क्लेम कर सकता है, ये इसके राइट्स होते हैं। ऑल कॉस्ट, कॉस्ट मतलब लॉयर की फीस या फोटोकॉपी, बहुत सारे कोर्ट प्रोसीडिंग्स में जो भी कॉस्ट होते हैं वो सारे इंडेमनीफायर इंडेमनीफाई करेगा इंडेमनिटी होल्डर को। ठीक है, ऑल सम्स, ऑल सम्स मतलब और बहुत, जैसे कोई केस है जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ गया, प्रॉमिसर को अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, सॉरी इंडेमनिटी होल्डर को अगर केस रिलेटेड इन कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, तो वो जो कॉम्प्रोमाइजेशन का प्राइस होगा वो कौन पे करेगा? इंडेमनीफायर पे करेगा, इंडेमनीफायर से लेके इंडेमनिटी होल्डर पे करेगा। तो ये जो 3 टाइप के राइट्स हैं वो किसके होते हैं? इंडेमनिटी होल्डर के होते हैं। अब अगर आपसे कोई बोलता है कि भाई इंडेमनिटी होल्डर के हमने तो राइट्स पढ़ लिए, भैया इंडेमनीफायर के ड्यूटीज क्या होंगी? तो जो इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स हैं वो इंडेमनीफायर के ड्यूटीज होंगी, राइट? तो आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, अब केस लॉस को डिस्कस करते हैं। ये 3 केस लॉस हम डिस्कस करेंगे, ये बहुत ही लैंडमार्क केसेस हैं, तो आपको जरूर याद रखने चाहिए इन केसेस को। तो दोस्तों जो पहला केस है वो है डगडेल वर्सेस लवरिंग का केस। ये लव एंड रिंग, ये प्यार और, समझ रहे हो ना, प्यार और अंगूठी वाला नहीं है, ये लवरिंग एक ही में है। तो डगडेल वर्सेस लवरिंग का जो केस था, इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये डगडेल है, इनको ए मान लेते हैं, और डगडेल क्या है? प्लेंटिफ है। देखो जो सिविल केसेस होते हैं आपको पता होगा वो प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट होते हैं। तो डगडेल क्या है? प्लेंटिफ है। प्लेंटिफ डगडेल के पोजीशन में क्या है? कुछ ट्रक्स होती हैं, और इस ट्रक, जो ट्रक्स हैं ये, इनका ओनरशिप कौन कौन क्लेम करता है? इनका ओनरशिप कौन कौन क्लेम करता है? 2 लोग करते हैं। एक तो लवरिंग हिमसेल्फ, डिफेंडेंट जो है, वो इसकी ओनरशिप क्लेम करता है, और एक है कंपनी केपी कैलियरी नाम की एक कंपनी है, वो इस पे ओनरशिप क्लेम करती है जो ट्रक्स हैं। अब जो डगडेल है उसके पोजीशन में ट्रक्स हैं, तो लवरिंग ने, जिनको हमने मिस्टर बी माना हुआ है, लवरिंग ने एक बार डगडेल मिस्टर ए को क्या किया? लेटर लिखा, और लेटर में क्या लिखा? आई वॉन्ट ऑल ट्रक्स, डिलीवर मी ऑल ट्रक्स। मतलब लवरिंग ने डगडेल को बोला मुझे सारे ट्रक्स की ज़रूरत है और मुझे सारे ट्रक्स डिलीवर कर दो। तो ए यानी कि डगडेल ने क्या लेटर में लिखा कि भैया आप मुझे पहले इंडेमनिटी बॉन्ड दे दीजिए, कि अगर मुझे कोई लॉस होगा, या क्योंकि उसको पता था यहाँ पे डबल ओनरशिप है ना, कि अगर एक ने कहा कि आपने तो मेरा लॉस कर दिया, तो अगर इस स्थिति कोई आती है तो आप इंडेमनिटी बॉन्ड दे दीजिए, और जो भी लॉस होगा वो आपको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। ओके, तो जो लवरिंग था उसने क्या किया? लेटर दोबारा लिखा, और उसमें इंडेमनिटी से बॉन्ड से लेके कोई बात नहीं करी, और उसने क्या किया? बोला कि डिलीवर मी ट्रक्स इमीडिएटली, इतना बोला, और क्या किया डगडेल ने? क्या किया? उसको ट्रक्स डिलीवर कर दिए। अब जैसे ही ट्रक डिलीवर हुए और इसको केपी को पता चला, अच्छा बेटा डिलीवर कर दिया, ऐसे ही हमसे परमिशन, तो इसने क्या किया? डगडेल के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। डगडेल के अगेंस्ट जब केस फाइल हुआ तो क्या हुआ? डगडेल के अगेंस्ट जब केस फाइल हुआ तो केस किसका फाइल हुआ था? कन्वर्जन का। कन्वर्जन मतलब, ये देखो सही बोल रहा है, एग्जाम्पल हमारे मन में क्या आ रहा है? छोटे पैक को बड़े करना, मतलब वाइन में पानी मिलाना। थोड़ा सही एग्जाम्पल सोचा करो। कन्वर्जन मतलब कि जैसे सपोज करिए कि मान लीजिए ये कोई XYZ नाम की प्रॉपर्टी थी और वो मिस्टर Z के पोजीशन में थी। अब इन्होंने क्या किया? उसमें कुछ ऐसा कर दिया कि वो अपनी जो उसकी पहली अवस्था थी, प्रीवियस स्टेट थी, उसमें नहीं रह गए, उसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो टॉर्ट ऑफ कन्वर्जन होता है। आपने टॉर्ट में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा कन्वर्जन क्या होता है। तो उन्होंने क्या किया? कन्वर्जन का केस कर दिया। किसने? केपी ने उस प्लेंटिफ डगडेल पे पहले केस किया। यहाँ पे क्या हुआ? ये केपी कंपनी जीत गई, जिसकी वजह से डगडेल को बहुत लॉस हुआ, और फिर डगडेल ने क्या किया? उस लवरिंग पे केस कर दिया। तो ये हमारा असली ये वाला केस है, रियल वाला। तो जब डगडेल ने लवरिंग पे केस किया तो क्या हुआ? वहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा कि वो एंटाइटल होगा इंडेमनिफिकेशन के लिए। कौन एंटाइटल हुआ? डगडेल। क्यों? इसमें जो एक कॉन्सेप्ट निकल के आया था वो क्या हुआ था? प्रॉमिस ऑफ इंडेमनिफिकेशन में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाई। देखो हमने क्या पढ़ा था? ऑफर या एक्सेप्टेंस या फिर कह लीजिए प्रॉमिस, जो भी है,
वो कैसे हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है, या तो एक्सप्रेस होगा या तो इम्प्लाइड होगा। एक्सप्रेस कैसे होता है, एक तो बाई रिटन वर्ड्स होगा, बाई रिटन वर्ड्स, आई होप आपको दिख रहा होगा, चलो यहाँ पे देख लेते हैं, यहीं पे देखते हैं। दोस्तों जो प्रॉमिस होता है वो दो तरीके से होता है, एक तो एक्सप्रेस होगा या तो इम्प्लाइड होगा। एक्सप्रेस कैसे होगा, बाई रिटन वर्ड्स होगा, ठीक है, या फिर बाई स्पोकन वर्ड्स होगा। इम्प्लाइड कैसे होगा, ये कैसे होगा, बाई कंडक्ट होगा, राइट। तो जो एक्सप्रेस नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, बाई कंडक्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्या था, भले ही यहाँ पे इंडेमनिटी बॉन्ड उसने साइन करके नहीं भेजा था, लेकिन इम्प्लाइडली क्या कोर्ट ने कहा कि ये माना जाएगा कि उसने इंडेमनिटी बॉन्ड पे अपनी कंसेंट दे दी है, ठीक है। तो ये था बगडेल वर्सेस लवरिंग का केस, जो कि इंग्लिश लॉ का है। उसी तरह से मिलता जुलता कुछ इंडिया में केस है जिसमें सेम कॉन्सेप्ट आया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है वो इम्प्लाइड भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, एक लेडी होती है, लेडी के पास क्या होता है, एक प्रॉमिजरी नोट होता है जो किसने दिया होता है उसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। जो गवर्नमेंट द्वारा उसको प्रॉमिजरी नोट दिया होता है वो कुछ अमाउंट का होता है। तो मतलब ये कौन होती है, एंडोर्सी। देखिए इससे रिलेटेड आपको कुछ बता दूं, एंडोर्सी या एंडोर्सर कौन होता है। देखो सपोज करिए मिस्टर ए हैं, ये मिस्टर बी से उधार लेते हैं। अब मिस्टर बी क्या बोलते हैं, भाई तू मुझे प्रॉमिजरी नोट दे दे, ठीक है, वरना तू कहेगा। प्रॉमिजरी नोट क्या होता है, उसमें मेंशन कर दिया जाता है कि कब तक या किस टाइम पे हम उस पर्सन के पैसे लौटाने वाले होते हैं। तो ए ने बी को डेट मेंशन करके और टाइम जो भी है मेंशन करके कब पैसे लौटाएगा, प्रॉमिजरी नोट इसको दे दिया। अब बी को प्रॉमिजरी नोट दे दिया, तो सपोज करिए बी ने सी से पैसे उधार ले रखे थे, तो अभी इसने पैसे लौटाए नहीं, तो बी ने क्या किया, सी को बोला कि भाई तू प्रॉमिजरी नोट ही ले ले जो ए ने बी को दिया है, और जो प्रॉमिजरी नोट सी लेगा अब ये बीच से हट जाएगा और सी ए से डायरेक्ट पैसे उस प्रॉमिजरी नोट के बिहाफ पे ले लेगा, ठीक है। अब जो बी है सी को वो ए के द्वारा दिया गया प्रॉमिजरी नोट जब ट्रांसफर करेगा, तो सबसे पहले तो उस प्रॉमिजरी नोट पे बी के सिग्नेचर होंगे और फिर वो ट्रांसफर होगा सी को, और इसको हम क्या कहते हैं, एंडोर्समेंट कहते हैं, एंडोर्समेंट कहते हैं, राइट। और जो ट्रांसफर करता है वो कौन होता है, एंडोर्सर होता है, और जिसको मिलता है वो एंडोर्सी होता है। तो आई होप आपको एंडोर्सर और एंडोर्सी की पूरी स्टोरी समझ में आया होगा। तो ये कौन था, जो लेडी थी वो एंडोर्सी थी, एंडोर्सर यहाँ पे कौन होगा, ये गवर्नमेंट, क्योंकि ये गवर्नमेंट द्वारा दिया गया था। अब ये जो लेडी का जो प्रॉमिजरी नोट था वो किसके पोजीशन में था, उस लेडी के एजेंट के। एजेंट ने क्या किया, उसने फोल्ड सिग्नेचर करा लिए किसके, इस लेडी के, और एंडोर्समेंट कर ली, ठीक है। अब जैसे ही एंडोर्समेंट हुई, एंडोर्समेंट मतलब एल जो ये लेडी थी उससे हटके ये एजेंट के नाम पर ये ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अब जो ये एजेंट था वो बैंक चला जाता है और कहता है भैया इसको रिन्यूअल कर दो, ठीक है। रिन्यूअल का मतलब अब इसके नाम पे पूरा हो जाएगा। बैंक ने क्या किया, गुड फेथ में उसको पब्लिक डेट ऑफिस भेज दिया। वहाँ पे क्या होते हैं, एक तो इशू होते हैं या फिर चेंज होने का काम इस ऑफिस में होता है, जो भी प्रॉमिजरी नोट होते हैं, या फिर अब ये क्या होता है, पब्लिक डेट ऑफिस क्या करता है, उसको इशू कर देता है पूरा। अब जैसे ही लेडी को ये पता चलता है, उसने केस फाइल कर दिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कन्वर्जन। एल ने, इस लेडी ने इसके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया, किसका, कन्वर्जन का। और जो पीछे वाला केस था वहाँ पे भी कुछ ऐसी कहानी थी, पहला केस जो था वो कन्वर्जन का फाइल हुआ था। अब जब कन्वर्जन का केस फाइल हो गया तो इस केस में तो कोर्ट से कौन जीता, वो लेडी जीत गई, ऑब्वियस सी बात है। अब इसको कुछ नुकसान हुआ, जो भी लॉस हुआ, उसने क्या किया, उस बैंक के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया जिसने गुड फेथ में उसको पब्लिक डेथ ऑफिस भेजा था, उसको इशू करके, ठीक है। अब ये जो बैंक थी उसके अगेंस्ट केस हुआ,
तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला, ये एक इंडियन केस है दोस्तों, तो ये इसको आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला कि बैंक जो है इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इंडेमनीफाई करने के लिए लाइबल होगी। क्यों लाइबल होगी? क्योंकि वो इम्प्लाइडली दिख रहा है, यहाँ पे इम्प्लाइडली था कि उसको लॉस सफ़र होने वाला है, तो यहाँ पे प्रोमिजर और प्रोमिजी जो है वो इम्प्लाइडली बन गए हैं, राइट। तो आपको ये समझ में आया होगा कि इस बैंक हेल्ड लाइबल फॉर द इंडेमनिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कैन बी इम्प्लाइड, राइट। तो आपको ये केस आई होप समझ में आया होगा। उसके बाद आता है स्पेसिफाइड टाइम फॉर नोटिस। स्पेसिफाइड टाइम फॉर नोटिस को हम एक केस के जरिए समझ सकते हैं। कौन सा स्पेसिफाइड टाइम होगा नोटिस के लिए? ये भी इंश्योरेंस से रिलेटेड केस है, जो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था बाइक वाला, प्रफुल्ल कुमार वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1997। इस केस में क्या हुआ, पहला ही एग्जांपल जो हमने लिया था वो ये केस ही था। उसमें ए के पास जो पर्सन है उसके पास, ए मतलब ये केस ले रहे हैं ए वर्सेस बी, राइट। ए के पास एक बाइक थी और वो चोरी हो जाती है, ठीक है। अब वो बाइक जब चोरी हो गई तो उसने क्या किया, इस पर्सन ए ने सबसे पहले वो जाता है पुलिस स्टेशन कि भाई मेरी बाइक चोरी हो गई है, मुझे सर्च करके दे दो। पुलिस स्टेशन जाता है और उसके एक महीने बाद इस बाइक के लिए जिस कंपनी में XYZ सपोज बाइक कंपनी में उसने इंश्योरेंस ले रखा था, उस कंपनी में कितने जाता है, आफ्टर 1 मंथ वो नोटिस भिजवाता है कि मेरी बाइक खो गई है, मुझे इंडेमनीफाई किया जाए। अब यहाँ पे ये कंपनी मना करती है और जो प्रफुल्ल कुमार था वो इसके अगेंस्ट केस फाइल कर देता है कि मुझे इंडेमनीफाई किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे जो कंपनी थी वो डिनाई नहीं कर सकती इंडेमनिफिकेशन के लिए। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने देखो क्या ऑब्जर्व किया, और कोर्ट ने कहा इमीडिएटली इम्प्लाइज दैट द एक्ट टू बी डन शुड बी डन विद कन्वीनियंट स्पीड। इन अदर वर्ड्स द थिंग टू बी डन शुड बी डन एज क्विकली एज इज रीजनेबली पॉसिबल। देखो यहाँ पे उसने पहला काम जो किया वो पुलिस स्टेशन पहुंचा। आई थिंक उसका इंटेंशन रहा होगा कि जो पुलिस है अगर बाइक उसको सर्च करके दे देती है तो ये जो कंपनी है उसके पास जाने का उसको कुछ बचता ही नहीं। तो जब बाइक नहीं मिलती है तब वो गया, तो 1 महीना जो मतलब उसके लिए वो पूरा रीजनेबल था, पूरा जो सर्कमस्टेंस था वो रीजनेबल था। इसीलिए कोर्ट ने क्या बोला कि आपको इंडेमनिफिकेशन करना पड़ेगा, आप डिनाई नहीं कर सकते। तो आई होप आपको ये केस भी समझ में आया होगा। तो इसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी खत्म हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम गारंटी कवर करेंगे। सो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। और ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, या अगर आपको कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे जाके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।